हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ के रखा था। लास्टली आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में समझ के रखा था। उसमें आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसके बारे में समझ के रखा है। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कि कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है जब कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखता है ना। तो बॉन्डिंग की तरफ चलते समय आप लोगों को सबसे पहले स्टडी करनी होती है अबाउट द वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस में जो बॉन्डिंग होती है उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी, जिसे हम लोग कह सकते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या फिर वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। गाइस, इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताइए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। तो इसमें कौन कौन से पोस्टुलेट्स हो सकते हैं तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल है। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स को इमेजिन करके रखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इस कॉम्प्लेक्स को आपके सामने रखता हूँ, NH3/5Cl, यहाँ पर Cl2 रखता हूँ। तो ये मेटल होता है, आपको पता है। ये क्या है? लिगेंड्स है। एंड ये क्या है? तो काउंटर आयंस है, क्योंकि बैलेंस को चार्ज करने वाले, बराबर है। तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स इसमें जो मेटल है, इस मेटल के पास जो वैलेंसेस है, मेटल के जो वैलेंसेस है ये दो टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। इसमें पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंस, जो कि आयोनाइजेबल होता है, जो कि आयोनाइजेबल होता है। एंड दूसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी, या फिर इसे हम लोग कहते हैं नॉन आयोनाइजेबल। क्या कहते हैं? नॉन आयोनाइजेबल वैलेंस। एंड मेटल जो होता है, मेटल ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ द वैलेंस। ये दोनों के दोनों वैलेंस सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, राइट। ये है पहला पोस्टुलेट। गाइस, अब प्राइमरी वैलेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ। तो प्राइमरी वैलेंस का मतलब क्या होता है, इसके तरफ आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो प्राइमरी वैलेंस होता है उसमें ऐसे एंटिटीज प्रेजेंट होती है जो कि मेटल का प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई करेगा। हाँ, एंड प्राइमरी वैलेंसेस की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी वैलेंस कौन सेटिस्फाई करता है? तो सेटिस्फाइड बाय निगेटिवली चार्ज ग्रुप्स। निगेटिवली चार्ज ग्रुप्स। अब निगेटिवली चार्ज ग्रुप्स का मीनिंग समझिए। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को देखिए तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ पता है कि इसे आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा था, बराबर है। ये काउंटर आयन है, ये मेटल है, ये लिगेंड्स है। गाइस, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंस को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? तो प्राइमरी वैलेंस को सेटिस्फाई करने वाले ये काउंटर आयंस है। एंड ये जो सेकेंडरी, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन है, ये आप लोगों को सेकेंडरी वैलेंस भी सेटिस्फाई करते हुए मिलता है। तो प्राइमरी वैलेंस जो होता है, ये प्राइमरी वैलेंस कौन सेटिस्फाई करता है? तो निगेटिवली चार्ज ग्रुप सेटिस्फाई करता है। एंड जनरली निगेटिवली चार्ज ग्रुप मतलब क्या हो जाएंगे? एनायंस हो जाएंगे। तो अब इसके पास कितने एनायंस आप लोगों को दिखते हैं? 3 दिखते हैं, है ना। इसके पास एनायन 3 दिखते हैं, लेकिन इसका जो प्राइमरी वैलेंस है जिसे हमने आयोनाइजेबल कहा, तो आयोनाइजेबल कितना है? 2 ही है। क्यों? क्योंकि जब इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इतना डिसोसिएट होता है। गाइस देखिए, ये इतना डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव का चार्ज। क्यों? क्योंकि ट्वाइस Cl निगेटिव। ये आयोनाइजेबल है। माना कि ये निगेटिवली चार्ज है, बराबर ना, माना कि ये निगेटिवली चार्ज है, लेकिन वो स्फीयर के अंदर है, इसलिए वो आयोनाइज नहीं होता। तो अभी इसका प्राइमरी वैलेंस हम लोग कितना मान लेंगे? 2 मान लेंगे। एंड इस सेंटेंस को अगर देखते हैं तो निगेटिवली चार्ज ग्रुप यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आप लोगों को? 3 दिख रहे हैं गाइस। देन थर्ड वाले पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। जो सेकेंडरी वैलेंसेस की अगर बात करते हैं तो जिसे सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोग कहते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें सेकेंडरी वैलेंसेस को सेटिस्फाई किया जाता है, राइट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर
इसमें जो एंटिटीज होती है वो एंटिटीज क्या होती है, जो सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई करे, बराबर है। मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज दैट satisfies secondary valence एंड ये सेकेंडरी वैलेंस कौन हो सकते हैं गाइस? सेकेंडरी वैलेंस की अगर बात करें तो सेकेंडरी वैलेंस निगेटिवली चार्ज ग्रुप हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं निगेटिवली चार्ज ग्रुप, या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं, और बोथ हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? बोथ हो सकते हैं। जरा समझिए इस कॉम्प्लेक्स को, देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और हमने ये कहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, मीन्स ये आयोनाइज नहीं होगा। एंड नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर में ऐसी एंटिटीज प्रेजेंट है जो मेटल का सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई करता है। हाँ तो सर मेटल का सेकेंडरी वैलेंस कौन सेटिस्फाई करेगा? तो निगेटिवली चार्ज ग्रुप भी कर सकता है, न्यूट्रल ग्रुप भी कर सकता है, या फिर दोनों कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर मैं आपके सामने रखता हूँ CONH3/6, राइट, CONH3/6 यहाँ पर रखता हूँ Cl3, तो ये जो ग्रुप्स हैं इसे देखिए, ये कौन सा वैलेंस है? आयोनाइजेबल स्फीयर, राइट। तो ये प्राइमरी वैलेंस अब कितना दिख रहा है? 3। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब नॉन आयोनाइजेबल, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो सेकेंडरी वैलेंस को कितने ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं? 6। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं सर कि सेकेंडरी वैलेंस को जो सेटिस्फाई करते हैं इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स विथ मोनोडेंटेड लिगेंड्स इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए 6 ग्रुप सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है? 6 है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो सेकेंडरी वैलेंस होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसेस आर रिजिड, मतलब क्या? नॉन आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल है। मीन्स ये कि दीज आर हैविंग फिक्स पोजीशन, these are having fixed position and we know that कि सेकेंडरी वैलेंस में कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर मैच करता है। मीन्स जितने भी ग्रुप सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। एंड एक चीज़ याद रखेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती है आर डायरेक्शनल इन नेचर। मतलब क्या? मतलब ये कि इनका अटैचमेंट जो होता है मेटल के साथ ये बिल्कुल फिक्स होता है। सेकेंडरी वैलेंसेस ही कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। सेकेंडरी वैलेंस ही कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। कैसे? जरा समझिए इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, CONH3/6 Cl3। इसमें ये जो ग्रुप्स हैं ये प्राइमरी वैलेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड ये जो ग्रुप है ये सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बराबर है, ये सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो डिसाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। मतलब क्या? मीन्स ये कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है, याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रक्चर इज फिक्स। कैसा? ऑक्टाहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस ऑक्टाहेड्रल। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए लिखते समय हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे ड्रॉ करते हैं। 4 कॉर्नर्स ये हैं, ये 4 कॉर्नर्स पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ये 5वां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 6वां कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मीन्स यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर भी अमोनिया प्रेजेंट है अमोनिया प्रेजेंट। मतलब ये सेकेंडरी वैलेंस हो गया। एंड इसके बाद 3 क्लोरीन के आयंस हैं, ये क्या है? आयोनाइजेबल है। जब ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, ये नहीं होगा। तो वर्नर्स थ्योरी क्लियर हो रही है गाइस।
वर्नर्स थ्योरी ने हमें क्या बताया कि हर एक मेटल के पास दो टाइप के वैलेंसेस है, प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस आर आयोनाइजेबल एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय ओनली निगेटिव चार्ज। सेकेंडरी वैलेंस की बात करें तो जिसे हम लोग नॉन आयोनाइजेबल कहते हैं, इट कंस्टिट्यूट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पीसीज हैं वो कहीं नहीं जाने वाली है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर टूटता नहीं, डिसोसिएट नहीं होता, बराबर है। देन सेकेंडरी वैलेंसेस को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसेस को न्यूट्रल ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं या फिर निगेटिवली चार्ज लिगैंड सेटिस्फाई करते हैं। कौन करते हैं, निगेटिवली चार्ज लिगैंड या फिर दोनों। एग्जाम्पल आपको दिया था, दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसेस नॉन आयोनाइजेबल है एंड हैव फिक्स पोजीशन, मेटल के आजू बाजू में फिक्स पोजीशन होती है, इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसेस ही कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री मतलब उसका शेप डिटरमाइन करते हैं। जैसे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मैंने आप लोगों को बताया गाइस कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कभी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आता है तो ऐसे केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आता है तो ऐसे केस में आपको दो टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस के लिए। एक जो मिल सकता है वो मिलता है स्क्वायर प्लेनर, एक मिलता है स्क्वायर प्लेनर एंड दूसरा जो मिलता है वो मिलता है टेट्राहेड्रल। क्या मिलता है वो, टेट्राहेड्रल। कैसे, सपोज करिए कि दोनों केस में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये है Ml4, बहुत सारे एग्जांपल आगे मिलेंगे। ये दो टाइप के होंगे, कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करते हो तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा मेटल सेंटर में, देखिए, एंड 4 कॉर्नर्स पे 4 लिगैंड प्रेजेंट है। 4 कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है, 4 लिगैंड्स प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर पे चार्ज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, डिपेंड, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री है, ये जो शेप है, इसे आप लोग क्या कहते हो, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहते हो। अगर कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सर टेट्राहेड्रल कैसे होगा। सपोज करिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की अगर आप बात करते हैं तो 4 लिगैंड्स ऐसे अटैच रहेंगे एंड ये बनाएंगे टेट्राहेड्रॉन। क्या बनाएंगे, ये टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे। ये देखिए, ये टेट्राहेड्रॉन बनेगा, यहाँ पर लिगैंड्स प्रेजेंट है। इस कैटेगरी में आप ये एग्जांपल दे सकते हो, CuNH3/4 SO4 ऑब्वियसली बाहर रह सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कई सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल NiCl/4 2 नेगेटिव, ये टेट्राहेड्रल होता है गाइस। अगेन इस टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर देखते हैं NiCO/4 तो ये कॉम्प्लेक्स भी टेट्राहेड्रल होता है। मतलब सेकेंडरी वैलेंस डिटरमाइन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो रहा है वर्नर्स थ्योरी का कहना। सो गाइस अभी आप लोगों ने वर्नर थ्योरी को समझा। वर्नर थ्योरी के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आते हैं जरा समझने की कोशिश करिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस आते हैं। इससे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला डिटरमाइन करने में हेल्प होता है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, 1 मोल ऑफ ए पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स COCl3 एंड अमोनिया। इसका मतलब ये कि COCl3 एंड अमोनिया से मिलकर बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसे कलर का है, पर्पल। ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ AgCl। कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ AgCl। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। गाइस सोचो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोबाल्ट का 6 है तो आप लोग कैसे कैसे फॉर्मूले से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ। एक तो आंसर ये इतना बड़ा नहीं होगा, जो रहेगा वही आप लोग लिखेंगे, सिर्फ पॉसिबिलिटी को पूरा समझिए। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हम लोग कोबाल्ट का जो प्राइमरी वैलेंस होता है वो 3 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से 3 हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन 3H है। ठीक, फिर ये क्या मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता था, देखिए कर सकता था, ऐसा भी कॉम्प्लेक्स बन सकता था गाइस। फिर एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी बन के आ सकता है सर, हाँ बिल्कुल बन सकता है, पॉसिबिलिटी को पूरा समझ लो। एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी बन के आ सकता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करना है
जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप लोगों को कितने आयंस मिलने वाले, कितने मोल्स मिलने वाले सिल्वर क्लोराइड के? 2। देखिए इसका रिएक्शन गाइस जब आप लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हो तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। ये आयोनाइजेबल है, मतलब जा सकते हैं, इसकी जगह दूसरा आ सकता है। हाँ, ये 3 NO3 यहाँ पर लग सकते हैं, आप लोगों को ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। अब यहाँ पर कितने मोल्स मिले सिल्वर क्लोराइड के? 3। मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है क्या? नहीं है। इसकी रिएक्शन करके देखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन करके देखेंगे तो सर 2 क्लोरीन की जगह पे 2 NO3 लग सकता है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो CONH3/5Cl सर बाहर में लग गए 2 NO3, यहाँ से मिला 2 मोल्स ऑफ AgCl, काम बन गया, काम बन गया। यहाँ पर रिएक्शन करके देखो, यहाँ पर एक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ये एक आयोनाइजेबल स्फीयर में प्रेजेंट है। एंड इसकी अगर आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर दी ना गाइज, तो रिजल्ट क्या होगा? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि स्फीयर के बाहर कुछ है क्या? नहीं है जो रिप्लेस हो सके। तो समझो जरा, COCl3 एंड अमोनिया, इससे मिलकर बनने वाले कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तब जाके 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट हो गए हैं। इसका मतलब ये कि 2 क्लोरीन स्फीयर के बाहर हुए। अब 2 क्लोरीन अगर स्फीयर के बाहर है तो आप लोग सोचिए 1 क्लोरीन स्फीयर के अंदर है एंड आपको कहता है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मतलब स्फीयर के अंदर कितने एटम्स रखने आपको? 6। कितने ग्रुप्स रखने टोटल? 6। ये इसका आंसर है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस 2 moles of silver chloride are produced by the reaction with silver nitrate, it indicates that 2 chlorine atoms are present outside the sphere. एंड अगर ऐसा है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये है। ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है गाइस। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकते हैं ना। ऐसा अगर कहता कि 1 मोल ऑफ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3 एंड अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऐसा क्वेश्चन आता तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता। 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड बनता तो ये कॉम्प्लेक्स आता, एंड 0 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड अगर बनता, मतलब नो प्रेसिपिटेट फाउंड, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता? ये हो जाता। समझा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड कॉम्प्लेक्स के जो स्फीयर्स है ये हम लोग कैसे बनाकर दिखा सकते हैं फ्रॉम द डाटा ऑफ द वर्नर्स थ्योरी। इसलिए वर्नर्स थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझना होता है कि आयोनाइजेबल स्फीयर कौन से होते हैं एंड नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर कौन से होते हैं। गाइस अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। हम लोग कॉम्प्लेक्सेस को क्लासिफाई करने वाले हैं। अब कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो जो कॉम्प्लेक्सेस है इन्हें हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, 2 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लिगैंड्स, कैसे लिगैंड्स मेटल के साथ प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। एंड दूसरा हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन ऑन द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन। 2 तरीके से आप लोग कॉम्प्लेक्सेस को क्लासिफाई करने वाले हो। इसमें पहला तरीका सबसे पहले समझते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लिगैंड्स। इसके हिसाब से हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं गाइस? इसके हिसाब से हम लोग कॉम्प्लेक्सेस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला टाइप जो होता है इसे हम लोग कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या? होमो का मतलब सेम है, लेप्टिक मतलब लिगैंड्स है यहाँ पर। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेस
with one type of ligands only, one type of ligands only, सिर्फ एक टाइप के लिगैंड्स होने चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से क्लासीफाई करके दिखाइए कौन से होमोलेप्टिक होंगे एंड कौन से हेट्रोलेप्टिक होंगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। गाइस इस कॉम्प्लेक्स को ज़रा समझिए, अगर कभी आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स आ जाए तो क्या ये होमोलेप्टिक नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें लिगैंड सिर्फ अमोनिया है, एक ही टाइप का है। गाइस इफ अगर कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके सामने आता है CuNH3/4SO4, या फिर यहाँ पे काउंटर आयन दूसरा भी हो सकता है, दो चार्जेस बैलेंस करने के लिए, क्या ये होमोलेप्टिक नहीं है? बिल्कुल है। अगर कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है CuEn/2SO4 या फिर 2Cl यहाँ पर प्रेजेंट है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही टाइप का लिगैंड प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? होमोलेप्टिक। इफ अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, क्या ये कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इफ अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके सामने आता है C2O4/3, राइट, यहाँ पर अगर कुछ प्रेजेंट है जैसे 2 सोडियम है, ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या हो गया? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। इफ कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके सामने आता है K4FeCN/6, तो क्या ये होमोलेप्टिक नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि इन सब में, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, इन सब में मेटल एक ही टाइप के लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में जाता है, ठीक है। इसमें दूसरी जो कैटेगरी हम लोग देंगे वो होती है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है? तो दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस containing more than one type of ligands, more than one type of ligands, one type of the ligands। इसमें एक ही टाइप का लिगैंड नहीं होता, इससे ज़्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, अगर हम लोग ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसमें 2 लिगैंड्स हैं, अमोनिया अलग एंड क्लोरीन अलग, ये इनकी क्वांटिटी है, 2 अमोनिया है 2 क्लोरीन है ना, लेकिन बेसिकली अमोनिया एंड क्लोरीन इसमें लिगैंड्स हैं। इफ अगर आप लोग कहीं ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हो CuNH3/2Cl2 है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अगर आप लोगों के पास कहीं ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है तो क्या ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। सोचो जरा, अगर कहीं ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है CrNH3/3Cl3 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या ये होमोलेप्टिक नहीं हुआ? हेटेरोलेप्टिक नहीं हुआ? हुआ। इफ कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर आता है, यहाँ पर NH3 भी है, Cl भी है, Br भी है, राइट, Cl भी है, Br भी है, और ये 2 बार है, तो क्या ये हेटेरोलेप्टिक नहीं हुआ? हुआ। तो ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्सेस आप लोग दे सकते हैं, जैसे COEN/2 है एंड यहाँ पर Cl2Cl है, ये क्या हेटेरोलेप्टिक नहीं हुआ? हो गया। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्लियर हो रहा है गाइस। एकदम सिंपल तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो को स्फीयर के अंदर एक ही टाइप का लिगैंड अगर मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स किस कैटेगरी में जाता है? होमोलेप्टिक। एंड अगर 2 टाइप के लिगैंड्स आपको मिलते हैं या 2 से ज़्यादा मिलते हैं तो ऐसी केस में कॉम्प्लेक्स किस कैटेगरी में जाएगा? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में जाएगा। है ये चीज़ क्लियर? अब दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। हमें दूसरे तरीके से क्लासिफाई करना है कॉम्प्लेक्स को। क्या कंडीशन के हिसाब से क्लासिफाई करना है? तो अकॉर्डिंग टू द साइन ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर साइन क्या है उसके हिसाब से हम लोग कॉम्प्लेक्सेस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करा सकते हैं गाइस। अब 3 कैसे? पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। नाउ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। अब
इसका मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स विच ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूसेस कैटायनिक स्पीसीज। इसका मतलब क्या होता है, these are the complexes with a positive charge on coordination sphere। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो मैं आपके सामने रखता हूँ, CONH3/4 2 पॉजिटिव है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बिल्कुल है। देखिए एग्जांपल CrNH3/6 3+, ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इफ आपने ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया CONH3/5 Cl, इसके ऊपर 2+ का चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सर कौन से कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत ही सिंपल गाइस, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं सर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें क्या रहेगा, मेटल, इसमें क्या रहेगा, लिगेंड, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। अब काउंटर आयन कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। काउंटर आयन कहाँ पे होते हैं, राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कब होंगे, कब होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी एनायनिक काउंटर आयंस है तो, एनायनिक काउंटर आयंस जो कि स्फीयर के राइट हैंड साइड में होते हैं, अगर यहाँ से तुम लोगों ने इसे आइडेंटिफाई कर दिया तो सर हम देखते बराबर बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। जैसे देखो अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं CrNH3/4 Cl2Cl, इस कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करके दो कि ये कैटायनिक है या एनायनिक है, हमें नहीं मालूम, डिसोसिएट करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि स्फीयर के राइट हैंड साइड में अगर कभी एनायन प्रेजेंट है तो कैसे, देखो ये कॉम्प्लेक्स जब डिसोसिएट होगा तो CrNH3/4 Cl2 + Cl निगेटिव, एक निगेटिव चार्ज गया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंपल है। सिमिलरली इफ CuNH3/4 SO4 अगर ऐसा है करके देखो, इससे जब डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या होगा, CuNH3/4 2+ SO4 2 निगेटिव, आइडेंटिफाई हो गया। तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे उसके राइट हैंड साइड में, स्फीयर के राइट हैंड साइड में अगर एनायनिक ग्रुप है, एनायनिक इधर ही लिखा जाता है, सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो स्फीयर के राइट हैंड साइड में अगर कुछ दिखता है तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसमें दूसरा जो तरीका होता है उसे आप लोग कहते हो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, complexes with negative charge on coordination sphere, देखिए complexes with negative charge on coordination sphere। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा ये कॉम्प्लेक्स है एंड यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर क्या होते हैं, जनरली कैटायंस होते हैं। जब कैटायंस निकल जाते हैं तो एनायन का चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है। देखिए कैसे, सपोज करिए कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN/6, इसे डिसोसिएट जब करेंगे तो ये 4K+ देगा, हाँ देगा 4K+ देगा, एंड देन FeCN/6 4 निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ये एनायनिक हुआ कि नहीं हुआ, ये एनायनिक हुआ। तो जब भी कभी इस साइड में आप लोगों को कुछ मिलता है तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा। किसी ने पूछा कि ये कॉम्प्लेक्स है CuFeCN/6, सिंपल है सर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, ये निकल जाएगा, बराबर है। सपोज करिए कि कभी आप लोगों को मिलता है Al, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एंड CO यहाँ पर है NH3 है यहाँ पर by 3 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स अगर है तो
सर ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, ये देखिए एल्यूमिनियम 3+ देगा, एल्यूमिनियम 3+ का ये चार्ज देगा ऐसे। अब यहाँ पर चार्ज बैलेंस नहीं होगा, ये ऐसा होना चाहिए, ये जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो CONH3/6 3 निगेटिव का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड में कोई काउंटर कैटायन है तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड अगर कभी स्फीयर के राइट हैंड साइड में कोई काउंटर एनायन है तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये होती है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इसका मतलब क्लियर होता है, सर जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, हाँ जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो डिसोसिएट नहीं होते, कॉम्प्लेक्सेस दैट डू नॉट डिसोसिएट, कॉम्प्लेक्सेस दैट डू नॉट डिसोसिएट्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस इस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो ये स्फीयर क्लोज हो गया, इधर इधर कुछ है क्या, नहीं, डिसोसिएट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स है CONH3/3 Cl2, क्या ये डिसोसिएट होगा, जी नहीं। अगर कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स है CONH3/4 SO4, क्या ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा, बिल्कुल नहीं डिसोसिएट होगा। सोचिए, अगर कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स है CrNH3/3 ClBrNO3, क्या ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा, नहीं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर समझा है।